नमस्कार, मैं आपका साथी सुमित अवस्थी। शाम के 7 बजने वाले हैं, चक्रव्यूह का वक्त हो चला है। शुरुआत करते हैं, पर सबसे पहले बात करते हैं उन कहानियों की जिन पर आज आपने वोट कर अपनी पसंद हमको बताई है। आपकी पसंद पर यह शो तैयार होता है। तो पहली स्टोरी जो आज पोलिंग के लिए थी वो थी उपचुनाव की जंग। बिहार टू मध्य प्रदेश, कितने सियासी रंग। प्रशांत किशोर ने पर्चा भरा। प्रशांत किशोर के पास कितना बड़ा खजाना है, प्रशांत किशोर के खाते में क्या क्या है, वो तमाम चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। इस खबर को 19% लोगों ने देखना चाहा है। अगली खबर थी आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हाहाकार मच गया है। अमेरिका और ईरान में कहां तक ये लड़ाई पहुंची है और अब क्या आर पार की जंग चल रही है। इस खबर में भी बहुत दिलचस्पी है क्योंकि अब इस युद्ध का असर हमारी और आपकी जेब पर पड़ रहा है। 25% लोगों ने इस खबर को देखने में दिलचस्पी दिखाई है। 7:28 पर डिटेल में खाड़ी युद्ध पर नजर डालेंगे। और अगली खबर थी जब आमिर खान और गौरी राजी तो महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे क्यों बन रहे हैं काजी। जी, आमिर खान ने तीसरी शादी की तो मिर्ची नितेश राणे को लगी है। इस खबर में 27% लोगों की दिलचस्पी है। आगे विस्तार से इस पर बात करता हूं। और आज जो खबर सबसे ज्यादा आपके वोट पाकर नंबर 1 बनी है वो है चढ़ावा चोरी पर सुप्रीम सवाल। क्या सीलबंद लिफाफे में SIT रिपोर्ट से अब मिलेगा जवाब। इस खबर में 29% लोगों की दिलचस्पी है और यही चक्रव्यूह में आज की कवर स्टोरी भी है। आर्टिकल 26, भारतीय संविधान का आर्टिकल 26 देश में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार देता है। लेकिन अगर उसी प्रबंधन पर सवाल खड़े हो जाएं तो संविधान का रखवाला सुप्रीम कोर्ट सवालों की बौछार कर देता है। आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गया। अपनी पहली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के रुख से लगा कि वो इस बेहद गंभीर मामले को सुनने में दिलचस्पी रखता है। सुप्रीम कोर्ट ने महज 2-3 मिनट की सुनवाई में आज नोटिस जारी कर दिए और ये इच्छा जता दी कि वो इस मामले को सुनेगा। नोटिस जारी किया गया है, जान लीजिए किन 3 लोगों को, यूपी सरकार को, केंद्र सरकार को और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को। तीनों से अब 1 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा गया है। अगली सोमवार को अगली सुनवाई होगी। दिलचस्प बात देखिए, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट जवाब मांग रहा है, दूसरी तरफ अयोध्या में बार एसोसिएशन के सैकड़ों वकीलों ने फिर से चंपत राय और अनिल मिश्रा के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए एक बार फिर मोर्चा खोला है। ऐसे ही मोर्चा करीब 1 हफ्ते पहले वो खोल चुके हैं। तमाम वकील सड़कों पर थे। आज ही श्री राम मंदिर ट्रस्ट के नए CEO की भर्ती के लिए आज ट्रस्ट की तरफ से विज्ञापन जारी कर दिया गया। ट्रस्ट की 6 जुलाई वाली बैठक में यह तय किया गया था कि एक प्रोफेशनल अधिकारी मंदिर की देखरेख और प्रबंधन का काम सौंपा जाएगा और उसी लिए CEO पद के लिए आज एडवर्टीजमेंट निकाला गया है। आज एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ है अयोध्या से जुड़ा हुआ। चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे के बाद अब सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि राम मंदिर ट्रस्ट के जो कोषाध्यक्ष हैं स्वामी गोविंदेव गिरी जी भी, उन्होंने भी इस्तीफा देने की इच्छा जताई है। सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी जानकारी आज की है, आज का अपडेट है। 22 जुलाई के बाद अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन की नई टीम अब कमाल संभाल सकती है। यानी जांच भी हो रही है, बदलाव भी दिखाई दे रहा है और जवाबदेही की नई अग्नि परीक्षा भी हो रही है। इसी बीच सूत्र कह रहे हैं कि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने इस्तीफा देने की इच्छा जताई। वजह बताई जा रही है कि उनके पास समय का अभाव है, अयोध्या को पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन सवाल सिर्फ समय का है या समय ने सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि जिस ट्रस्ट के खातों से लेकर चढ़ावे तक हर लेन देन पर पारदर्शिता की मांग उठ रही हो, जहां हर बड़े वित्तीय फैसले के लिए अध्यक्ष, महासचिव या कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर जरूरी हो, वहां अगर कोषाध्यक्ष ही किनारा करने की इच्छा जताएं तो सवाल उठना तो स्वाभाविक है। SIT ने रिपोर्ट दी है कि 45 दिनों में 70 बार चोरी हुई, यानी औसतन 1.5 चोरी रोज। इतनी नियमितता तो भक्तों में राम नाम जपने की भी नहीं होती। एक कर्मचारी कैमरे पर कपड़ा डाल देता, दूसरा नोटों की गड्डी जूतों में भर लेता, तीसरा बाथरूम में छिपा आता। और तो और जिस चंपत राय को कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी ने क्लीन चिट दे दी, उसी चंपत राय के ड्राइवर टिन्नू यादव के पास हुंडियों की चाबियां थीं।
रामलला की तिजोरी की चाबी चंपत राय के ड्राइवर के पास थी। हालांकि सूत्रों के हवाले से यह भी खबर मिली है कि ट्रस्ट के लोगों का गोविंद देव गिरी के इस्तीफे की पेशकश पर यह कहना है कि सिर्फ इच्छा जताने से इस्तीफा नहीं हो जाता, अंतिम फैसला ट्रस्ट ही करेगा। लेकिन राम भक्त तो पूछ ही सकते हैं कि क्या ये सिर्फ व्यक्तिगत व्यस्तता है या बढ़ते विवादों के बीच जिम्मेदारियों का बोझ अब भारी पड़ने लगा है। सवाल वही है, क्या ये महज संयोग है या फिर ट्रस्ट के भीतर कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी आवाज अब बाहर तक सुनाई देने लगी है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि सूत्र बताते हैं कि गोविंद देव गिरी ने पद छोड़ने की पीछे की वजह बताया समय का अभाव। अब जरा समय की भी महिमा को देखिए। जब सब कुछ ठीक चल रहा था, चढ़ावा चोरी की खबर बाहर नहीं आई थी, तब कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी के पास समय ही समय था, समय की कोई कमी नहीं थी। और अब स्वामी गोविंद देव गिरी के पास समय कम पड़ गया है क्योंकि सवालों के जवाब वो नहीं दे पा रहे हैं। संयोग देखिए, सुप्रीम कोर्ट भी हिसाब मांग रहा है, ट्रस्ट नया सीईओ ढूंढ रहा है और कोषाध्यक्ष के पास समय नहीं है, वो भी अब लाचारी दिखा रहे हैं। पब्लिक भी जानती है कि समय बड़ा ईमानदार और गवाह कोई नहीं होता, लेकिन वो अक्सर वहीं कम पड़ता है जहां सवाल ज्यादा खड़े हो जाते हैं। इस बार सवाल गोविंद देव गिरी जी की भूमिका पर भी खड़े हुए। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने भी मंदिर व्यवस्था को अपने कड़े सवालों में घेर लिया, तो सूत्र बताते हैं कि गोविंद देव गिरी के पास अचानक समय कम पड़ गया है। यही वजह कि शुरू से स्वामी गोविंद देव गिरी को लेकर सवाल खड़े करते आए शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने आज एक बार फिर नए सवालों के साथ सामने आए और हमला किया। बताया गया है शास्त्रों में कि जो देवता का धन का अपहरण करता है, उससे बढ़कर के दूसरा कोई पाप नहीं हो सकता। तो बहुत बड़ा पाप वहां पर बैठ करके इन लोगों के द्वारा किया गया है। दुख की बात तो यह है कि आज भी वो लोग वहां पर बैठे हुए हैं और चोर पुलिस का खेल जैसे बच्चे आपस में खेलते हैं, कोई चोर बन जाता है, कोई पुलिस बन जाता है। अपने देश के संविधान की यह सबसे बड़ी खासियत यही है, जब व्यवस्था सवालों के घेरे में आती है तब सुप्रीम कोर्ट संविधान की किताब खोलता है। आज जब राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सुनवाई शुरू हुई तो कोर्ट ने आर्टिकल 26 की रोशनी में कई सवाल किए। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सीधा सवाल किया। सुप्रीम कोर्ट ने आज यूपी, केंद्र सरकार और ट्रस्ट को नोटिस जारी किया। यूपी सरकार की तरफ से बनाई गई एसआईटी से अब तक की जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी। कोर्ट ने मामले से जुड़े सीसीटीवी को सुरक्षित रखने का निर्देश भी दे दिया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को दिए अपने नोटिस में यह पूछा कि सिर्फ ये मत बताइए कि एसआईटी की जांच कहां तक पहुंची, यह भी बताइए कि जांच कर कौन रहा है, जांच अधिकारी कौन कौन है, एसआईटी बनी कैसे और उसकी संरचना कैसे तय की गई। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आज चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच 4 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा, बताया गया है कि एसआईटी का गठन किया गया है, इसीलिए हम यूपी सरकार की तरफ से गठित एसआईटी को स्टेटस रिपोर्ट जमा करने का निर्देश देते हैं। आगे विचार के लिए इस मामले को अगले सोमवार को लिस्ट कर दिया जाए। सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि स्टेटस रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में ही पेश की जाएगी, क्योंकि याचिकाकर्ता भी स्टेटस रिपोर्ट की मांग कर रहे थे। इस पर कोर्ट ने साफ किया कि रिपोर्ट में एसआईटी के गठन और उसकी संरचना की पूरी जानकारी देनी चाहिए, केवल इतना ही नहीं कि जांच कहां तक पहुंची। जितने भी ये ट्रस्ट के लोग हैं या फिर कोई ट्रस्ट बना देते हैं, ये केवल मैनेजिंग अफेयर करते हैं। ये पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन इसमें काम करता है। तो उस पैसे का दुरुपयोग ना हो, वो किसी की डकैती नहीं डले, किसी की जेब में नहीं जाए, ट्रांसपेरेंसी हो, इसको लेके हमारी पिटीशन थी और ये लार्ज पिटीशन थी, राइट। तो हमने इसमें केवल ये कहा था कि अब तक जितने भी सीसीटीवी हैं, डीवीआर की रिकॉर्डिंग्स हैं, हुंडी रजिस्टर्स हैं, उन सबको प्रिजर्व किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जो है स्टेटस रिपोर्ट कॉल किया है। नेक्स्ट हियरिंग मंडे को है। बिफोर मंडे जो है स्टेटस रिपोर्ट फाइल होगा और उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। और अब सवाल सिर्फ चढ़ावे में सेंधमारी का नहीं रहेगा, चोरी का नहीं रहेगा, सवाल करोड़ों राम भक्तों के विश्वास का भी है। यही वजह है कि इस मामले में 1, 2 नहीं बल्कि 4 अलग अलग याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। पहली याचिका सुप्रीम कोर्ट के वकील नरेंद्र कुमार गोस्वामी की थी, जिनको आपने अभी सुना। याचिका में मांग की गई कि पूरे मामले की जांच सीबीआई ही करे और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खातों का सीएजी से ऑडिट कराया जाए, ताकि पैसों के हर लेन देन की पड़ताल पता चल सके। दूसरी याचिका वकील अजय कुमार राय और दिनेश कुमार यादव की है।
इनका भी कहना है कि आरोप इतने गंभीर है कि जांच किसी स्थानीय एजेंसी से नहीं बल्कि सीबीआई से होनी चाहिए। तीसरी याचिका आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह ने दाखिल की है। उनकी मांग है कि ट्रस्ट के पूरे वित्तीय सिस्टम की फॉरेंसिक ऑडिट हो, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई की जांच कराई जाए और जांच पूरी होने तक बैंक रिकॉर्ड्स, डिजिटल लेजर्स, यूपीआई ट्रांजैक्शन और सभी वित्तीय दस्तावेज सुरक्षित रखे जाएं ताकि किसी भी सबूत से छेड़छाड़ की कोई गुंजाइश ना रहे। और चौथी याचिका हिंदू धर्म परिषद की ओर से दाखिल की गई है। इसमें भी मांग यही है कि राम मंदिर से चढ़ावे से जुड़े आरोपों की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो ताकि पूरे मामले की सच्चाई देश के सामने आ सके। अब पूरे देश की नजर सुप्रीम कोर्ट में अगले सोमवार यानी 20 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई पर आकर टिक गई है। आपको याद दिला दें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही ये ट्रस्ट बना और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही ट्रस्ट ने पूरा कामकाज देखा और जिसके बाद इस ट्रस्ट के कामकाज पर सवाल खड़े हुए कि क्या चोरी हो रही थी। इसीलिए मामला सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा है कि क्या आपके आदेश की कहीं अवहेलना तो नहीं हो गई। आगे बढ़ता हूं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच अब सिर्फ आरोपियों तक सीमित नहीं रह गई है बल्कि पूरे सिस्टम में बड़े बदलाव की तैयारी दिखाई दे रही है। सूत्रों के मुताबिक 15 जुलाई तक अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने जा रही एसआईटी भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए मंदिर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित निगरानी प्रणाली लागू करने की सिफारिश कर सकती है। यानी पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी की सपोर्ट लिया जाएगा। मकसद होगा चढ़ावे की निगरानी हो, दान की गिनती में पारदर्शिता और पूरे सिस्टम पर रियल टाइम नजर रखी जा सके ताकि भविष्य में कोई और गड़बड़ी की गुंजाइश ना रहे। उधर इस मामले में कानूनी कार्रवाई भी आगे बढ़ी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जेल में बंद 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन अब और बढ़ाई गई है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी आरोपियों की पेशी हुई। अब इस मामले की भी अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। यानी एक तरफ जांच अपने अंतिम चरण में पहुंच रही है और तकनीक के जरिए पूरी व्यवस्था को बदलने की तैयारी है, तो दूसरी तरफ अदालत में आरोपियों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया भी लगातार आगे बढ़ रही है। अब नजरें 15 जुलाई को आने वाली एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट पर होंगी, जिससे इस पूरे मामले के कई बड़े खुलासे और नई सिफारिशें सामने आ सकती हैं। और सबसे बड़ा सवाल अभी भी मुंह बाय खड़ा हुआ है कि क्या बड़ी मछलियां पकड़ी जाएंगी कि नहीं। केवल छोटी मछलियां 8 ही हैं या ऊपर जो लोग थे जिनके इस्तीफे मांगे गए उन पर जांच की आंच आएगी या नहीं आएगी। इस बीच एसआईटी उन लोगों के भी बयान दर्ज कर रही है जो खुद को इस पूरे मामले का गवाह या शिकायतकर्ता बता रहे हैं। इसी कड़ी में धर्म सेना प्रमुख संतोष दुबे से एसआईटी ने पूछताछ की। अयोध्या के सीओ सिटी कार्यालय में हुई इस कार्रवाई के दौरान एसआईटी प्रमुख डीआईजी वैभव कृष्ण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करीब 15 मिनट तक संतोष दुबे से बातचीत की। इस दौरान उनसे मामले से जुड़े कई बिंदुओं पर सवाल पूछे गए और कुछ साक्ष्य भी उपलब्ध कराने को कहा गया। इसके बाद संतोष दुबे ने सीओ सिटी श्रीयश त्रिपाठी को भी अपने पास मौजूद दस्तावेज और साक्ष्य सौंपे हैं। देखिए, जो आश्वासन मिला है वो बहुत पॉजिटिव है। हमें लगता है कार्यवाही अच्छी होगी। अब तो अब हमारे जिम्मे जो था वो हमने कर दिया, हमने कागज़ सौंप दिया है और विश्वास भी है कि अब कार्यवाही होगी, क्योंकि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री भी इस मामले में बहुत गंभीर हैं, तो कार्यवाही होगी। भारतीय संविधान का आर्टिकल 26 मंदिरों को अधिकार देता है, लेकिन अधिकार का मतलब ये नहीं कि सवाल छुट्टी पर चले जाएं। मंदिर भगवान का होता है, लेकिन व्यवस्था तो इंसानों की ही होती है और इंसानों से सवाल पूछना लोकतंत्र की सबसे बड़ी पूजा है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार, यूपी सरकार और श्री राम मंदिर ट्रस्ट तीनों से सवाल पूछा है। बात करते हैं आज की अगली स्टोरी की। और अब बात महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे की करूंगा, जिनके आमिर खान की तीसरी शादी को लेकर दिए बयान पर आज घमासान मच गया है। लव जिहाद के ब्रांड एम्बेसडर तो आमिर खान बनते नहीं जा रहे। आमिर खान की फिल्म थी एक मशहूर, दिल है कि मानता नहीं, सुपरहिट फिल्म थी। आज हमारी कहानी का उसी से ये नाम प्रेरित है, राणे हैं कि मानते नहीं। ये कहानी के केंद्र में राणे हैं और उन्होंने सवाल उठाया आमिर खान की शादी पर। अब मैं आपको कुछ बातें कहूंगा, बहुत गौर से ध्यान से सुनिएगा।
देश में इस वक्त एथेनॉल को लेकर जबरदस्त विवाद चल रहा है। गरीब क्लास, मिडिल क्लास परेशान है, सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार E20 क्यों थोपा जा रहा है। दूसरी तरफ देश का भविष्य यानी छात्र जंतर मंतर पर पेपर लीक के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठे हैं। सोनम वांगचुक को हड़ताल के 15 दिन हो रहे हैं, लेकिन नेताजी का क्या, वो तो दूसरों की निजी जिंदगी में ताक झांक करने में लगे हैं। महाराष्ट्र के मत्स्य पालन मंत्री नीतीश राणे का इस वक्त ध्यान किसानों पर कम, मछली पालकों पर कम, आमिर खान की तीसरी शादी पर ज्यादा टिका हुआ है। उन्होंने आमिर और गौरी की निजी जिंदगी को लेकर बयान देते हुए मर्यादा की सारी सीमाएं एक बार फिर से लांघ दी हैं। इस तरीके के जब सेलिब्रिटी अपनी जिंदगी के बारे में कोई डिसीजन लेते हैं तो हिंदू समाज ने इसके बारे में सोचना चाहिए, ऐसे मानने वाला मैं हूँ। लव जिहाद के ब्रांड एम्बेसडर तो आमिर खान बनते नहीं जा रहे। इसी को तो गजवाए हिंद कहते हैं ना, इस हिंदू राष्ट्र को जिसको हम भारत कहते हैं, जहाँ 90% हिंदू रहते हैं, उनको उस भारत देश को 2047 तक इस्लाम राष्ट्र बनाना, यही इसको ही गजवाए हिंद कहते हैं। और उसके अंडर ये सारी एक्टिविटीज शुरू है। मगर देश में केंद्र और राज्य में हिंदुत्ववादी सोच की सरकार है, इसके बारे में हम लोग अलर्ट है। कोई भी अगर हमारे हिंदू समाज के युवाओं की तरफ अगर गंदी नज़र से देखता होगा तो उसको हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार, हमारे देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार अपनी जगह दिखाएगी, इतना विश्वास से मैं कह सकता हूँ। नरेंद्र मोदी जब मिलते हैं फिल्मी सितारों से तो उसमें आमिर खान भी होते हैं। नीतीश राणे गजवाए हिंद की बात करते हैं, नीतीश राणे हिंदू समाज की बात करते हैं। आगे देखेगा कैसे इनकी कलई खुलने वाली है। ध्यान से मेरे साथ बने रहिए अगले कुछ मिनट तक। नीतीश राणे के पास जंतर मंतर पर 24 दिनों से आंदोलन कर रहे युवाओं की समस्याओं पर बात करने का समय नहीं है। E20 पेट्रोल से गाड़ी खराब होने के दावे पर भी नीतीश राणे चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन आमिर खान की पर्सनल लाइफ में दखल देने के लिए मंत्री जी सबसे आगे हैं। अच्छा होता नीतीश राणे महाराष्ट्र के किसानों पर बात करते, मछुआरों के जीवन पर बात करते, लेकिन उन्हें जिस तरह से राजनीति सूट करती है वो उसी तरह का बयान देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या नीतीश राणे को अपनी जिम्मेदारी छोड़कर आमिर खान के निकाह पर, उनकी शादी पर, उनके विवाह पर राजनीति करनी चाहिए, गजवाए हिंद जैसा बड़ा शब्द थोपना चाहिए? जब आमिर खान ने पूरे कानूनी तरह से तीसरी शादी की है, वो इसमें नीतीश राणे को आखिरकार क्या दिक्कत हो रही है? क्या अब किसी को शादी करने से पहले नीतीश राणे की अदालत में जाना होगा, उनसे पूछना पड़ेगा कि हम शादी कर ले कि नहीं कर ले, हमारी पहली, दूसरी, तीसरी शादी है, नीतीश राणे जी सर्टिफिकेट दे दीजिए। आपको बता दें कि आमिर खान ने अपनी तीसरी शादी भारतीय संविधान के, जिस संविधान की शपथ नीतीश राणे ने ली है, उस संविधान के स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत की है। यह पूरी तरीके से एक रजिस्टर्ड कोर्ट मैरिज है। यह कानूनन भारत के हर नागरिक को अधिकार देता है कि वो अपनी पसंद से कानूनी तौर पर विवाह कर सकता है। तो फिर नीतीश राणे को क्या दिक्कत है? आमिर खान की पूर्व पत्नियों को दिक्कत नहीं है, वो इस शादी में आकर आमिर खान को बधाइयां दे रही हैं। पूरी की पूरे परिवार एक साथ दिखाई देता है, पहली दूसरी पत्नी भी वहां पे मौजूद है, लेकिन दिक्कत है तो नीतीश राणे को। यह सवाल नीतीश राणे से विपक्ष अब लगातार पूछ रहा है कि क्योंकि आमिर खान मुस्लिम समाज से आते हैं, इसीलिए आप इस तरह की बेहूदी बातें कर रहे हैं। निजी जिंदगी पर अपनी सियासत को चमकाने का एक प्रयास है। महाराष्ट्र के मंत्री को विकास की बात करनी चाहिए, विवाद की नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में आजकल आमतौर पर देखा है कि जबरदस्ती ध्रुवीकरण करने का प्रयास होता है, नफरत फैलाने का प्रयास होता है। हिंदू लड़कियों को भी सोचना चाहिए कि हम क्यों इनके पास जाते हैं, इनसे शादी करते हैं। और वजह बहुत स्पष्ट है कि इस्लाम को मानने वाले लोग भारत के संविधान को नहीं मानते। जब भी कोई महत्वपूर्ण विषय आप लेकर खड़े हो जाइए, ये बराबर हिंदू मुस्लिम तरफ लेके जाएंगे। और आप सोशल मीडिया पे देखो उनके कहाँ से खुद कर, मतलब गड्ढे खुद कर निकाल के कब्र खोदते रहते हैं लोग। तो ये इनका धंधा है, इसके पे ध्यान देने की जरूरत नहीं। भूलिए मत, नीतीश राणे महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, एक जिम्मेदार संवैधानिक पद पर बैठे हैं। मंत्री बनते वक्त उन्होंने संविधान की कसम भी खाई होगी कि वो बिना किसी भेदभाव या दुर्भावना के कानून की रक्षा करेंगे। लेकिन आज उसी कानून के दायरे में हुई एक शादी पर नीतीश राणे उल जलूल बयान दे रहे हैं।
जिस आमिर खान की मैरिज पर नितेश राणे हिंदू मुस्लिम का तड़का लगा रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि आमिर खान की तीसरी पत्नी गौरी सप्रेट तो हिंदू है ही नहीं। वो जिस गजवा हिंद की बात कर रहे हैं, जिस हिंदू धर्म के बचाने की बात कर रहे हैं, वो गौरी, उनका नाम भले ही गौरी है पर वो हिंदू नहीं है। वो तो ईसाई धर्म से ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता तमिल ब्रिटिश मूल के हैं, जबकि पंजाबी आयरिश मूल की उनकी माँ है। यानी हिंदू है नहीं, तब भी उनको गजवा हिंद की चिंता है। लेकिन फिर भी इस शादी पर हिंदू मुसलमान का लेवल लगाने की कोशिश नितेश राणे सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए कर रहे हैं। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान अपने निजी जीवन में क्या कर रहे हैं, भला उससे नितेश राणे का क्या वास्ता। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब नितेश राणे ने इस तरह का बयान दिया हो। वो कहीं भी किसी भी मुद्दे को उठाकर अपनी मंत्रालय के अलावा, अपने मंत्रालय, अपने कारोबार के अलावा किसी के भी मामले में टांग अड़ाने के लिए नितेश राणे मशहूर रहे हैं। नितेश राणे हर उस मुद्दे में कूद जाते हैं जिसका उनसे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। जो उन्हें सियासी तौर पर सूट करता है वो वैसा ही करते आए हैं। अब याद करिए, 2019 में मुंबई गोवा हाईवे पर नितेश राणे ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के डिप्टी इंजीनियर प्रकाश शेडेकर पर कीचड़ डलवा दिया था। उन्हें जबरन कीचड़ वाली सड़क पर चलाया था। इस मामले में 30 अप्रैल 2026 को अदालत ने नितेश राणे को दोषी मानते हुए 1 महीने की जेल और 1 लाख रुपए की जुर्माने की सजा भी सुनाई हुई है। यानी सजा याफ्ता है, सजा सुनाई गई है, आरोपी नहीं बचे हैं वो। 2024 में नितेश राणे पर रैलियों के दौरान कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। आरोप है कि उन्होंने एक खास समुदाय के खिलाफ आर्थिक बहिष्कार की खुली चेतावनी दी। नितेश राणे केरल को मिनी पाकिस्तान भी कह चुके हैं। उनके इस बयान पर खूब हंगामा मचा था। वो केरल जहां पर बीजेपी अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है, जहां पर बीजेपी के कुछ विधायक इस बार चुनाव जीते भी हैं, उसको नितेश राणे कहते हैं कि वो तो मिनी पाकिस्तान है। नितेश राणे के ऐसे कई बयान हैं जो जमकर सियासी बवाल मचा चुके हैं। लेकिन इस बार उन्होंने आमिर खान की तीसरी शादी को लेकर एक और शर्मनाक बयान दिया है, जिसकी खूब आलोचना अब हो रही है। आमिर खान की शादी में उसकी पहली बीवी गई, उसकी सेकंड बीवी गई, उसका बेटा गया, उसकी बेटी गई, उसके यहाँ पे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट गए, पॉलिटिकल महाराष्ट्र के नेता गए, इतने सारे लोग चले गए, किसी को आपत्ति नहीं हुई। तुमको किस बात की आपत्ति हो गई भाई? और ये आपत्ति लेके तुमको क्या बस मुसलमान दिख गया है जिहाद के साथ जोड़? अरे तुमको जिहाद का मतलब भी मालूम है क्या? क्या इंटरकास्ट मैरिज कभी हुआ नहीं है क्या? अब जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, किसको किससे शादी करनी है, किसकी पसंद क्या है, ये हर किसी का बेहद निजी मामला है। हमारा देश किसी नेता के बयानों से नहीं बल्कि देश के कानून और नियम कायदों से चलता है। शादी के लिए भी सरकार ने, हमारे देश में एक संविधान बना हुआ है, नियम कायदे बने हुए हैं और उसका पालन करवाना सरकारों का काम है। कानून के हिसाब सब कुछ चलता है और जो कानून नहीं मानता उसके लिए अदालतें बैठी हुई हैं। आमिर खान ने अगर कानून को तोड़कर तीसरी शादी की होती तो नितेश राणे को सीधा पुलिस स्टेशन जाकर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करानी चाहिए थी, उनको गिरफ्तार करवा देना चाहिए था। महाराष्ट्र में तो उनकी सरकार है, उनके अपने मुख्यमंत्री हैं। बयान बहादुर बनने के चक्कर में कुछ भी कहने की आज़ादी किसी को भी, चाहे वो कोई भी पद पर बैठा हो, ये आज़ादी नहीं होनी चाहिए, जैसा नितेश राणे कहते आए। आमिर खान जैसे ना जाने कितने उदाहरण गिनेंगे, जहाँ कई सारे एग्जाम्पल है पब्लिक लाइफ में जो लोग रहते हैं जिन्होंने कई सारी शादियाँ की हैं। अगर गिनाने लगूंगा तो कई घंटे मुझे लग जाएंगे, कार्यक्रम मुझे न जाने कितनी देर तक करना पड़ेगा। लेकिन अभी सिर्फ मैं कुछ फिल्म स्टार्स की शादियों के बारे में याद दिलाना चाहता हूं। और इस बार ऐसी शादियां हैं जहां पर हिंदू लड़कों ने मुस्लिम महिलाओं के साथ शादी की है। जैसे कि अगर मैं अतीत में जाऊं तो सुनील दत्त और नरगिस जी की शादी याद करिए। उस दौर में भी दोनों ने समाज की परवाह न करते हुए एक दूसरे का हाथ थामा था। सुनील दत्त के सुपुत्र संजय दत्त, उन्होंने अभी उनकी पत्नी मान्यता दत्त है। मान्यता दत्त ने शादी ने धर्म की दीवार गिरा दी है। मान्यता का दरअसल असली नाम वो भी मुस्लिम धर्म को मानने वाली रही, दिलनवाज शेख है। संजय दत्त की मान्यता तो दूसरी पत्नी है। एक और शादी का एग्जांपल देता हूं, कुणाल खेमू और सोहा अली खान, इन दोनों को देखिए, दोनों ने धर्म की दीवारों को तोड़ते हुए शादी की, एक हिंदू एक मुसलमान। सोहा की मां शर्मिला टैगोर और उनके पिता मंसूर अली खान पटौदी, वो भी हिंदू मुस्लिम शादी थी, 1968 में हुई थी। उस जमाने में जब इस तरह की शादियां होना अमूमन क्रांति मानी जाती थी समाज में एक तरीके से। ऋतिक रोशन और सुजैन खान, वो भी हिंदू मुस्लिम की शादी, हिंदू ऋतिक मुस्लिम सुजैन, लव स्टोरी थी ये, हम सबको याद होगा। हालांकि अभी दोनों पति पत्नी अलग हो चुके हैं, लेकिन ये शादी हुई, दोनों शादी से दोनों के बच्चे भी हैं। ये तमाम चीजें दिखाती है कि आखिरकार शादियां होती रही हैं, कई सारी शादियां हुई हैं अलग अलग धर्मों के बावजूद भी, तब तो नहीं कहा। अब एक और बार नितेश राणे को मैं बोलना चाहूंगा। नितेश राणे की पार्टी की सांसद हैं और उनके पति भी सांसद हैं, फिल्म स्टार हेमा मालिनी, धर्मेंद्र उनके पति, स्वर्गीय धर्मेंद्र जिनका अभी देहांत हुआ।
बॉलीवुड की सबसे चर्चित शादियों में से एक थी। धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे, इसीलिए दोनों ने, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने जब शादी की तो धर्म परिवर्तन कर लिया। उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया और सामाजिक बंधनों से अलग जाकर एक दूसरे का हाथ थाम लिया, शादी कर ली। इस शादी पर क्या कहेंगे नीतीश राणे? ऐसे तमाम एग्जाम्पल हैं जो ये दिखाता है कि समाज में शादियां होती आई हैं और ये दो व्यक्तियों का निजी मामला होता है। किसी एक को दिक्कत होनी चाहिए जिसने शादी की है, पर यहां तो नीतीश राणे तीसरी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली स्थिति में आ गए। इस बयान को कतई भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं आज की अगली कहानी की ओर। अब बात पटना के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की। सालों तक दूसरे सियासी पार्टियों की चुनावी रणनीति तैयार करने के लिए मशहूर पीके यानी प्रशांत किशोर आज विधिवत रूप से चुनावी मैदान में उतर गए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष देने वाले बांकीपुर के गढ़ को प्रशांत किशोर क्या फतेह कर पाएंगे, ये अब सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इससे बड़ी बात है कि पीके बहुत अमीर प्रत्याशी हैं। कितनी है उनकी और उनकी पत्नी की कमाई, सबसे पहले उसी पर नजर डाल लेते हैं। बांकीपुर उपचुनाव से प्रशांत किशोर का खाता खुलेगा या नहीं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उससे पहले प्रशांत किशोर का बही खाता सामने आ गया है। पढ़ाई लिखा का पता चल चुका है। पीके ने पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की है। प्रशांत किशोर के नामांकन के साथ जो एफिडेविट जमा किया गया उसमें उन्होंने अपनी संपत्तियों का भी ब्यौरा दिया है। पिछले 5 साल में प्रशांत किशोर ने कितना कमाया, कितना खर्च किया, ये देखना बहुत ही दिलचस्प है। 2020-21 में 8,66,520 रुपए उनके पास थे। 2021-22 में 60,04,440 रुपए हो गए। 2022-23 में 44,49,000 रुपए हो गए। 2023-24 में 8,89,26,320 रुपए थे और 2024-25 में ये 58,45,430 रुपए हुए। खास बात यह कि 2024-25 में जब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई जन स्वराज पार्टी, तब 10 करोड़ रुपए अपनी पार्टी को उन्होंने दान दिया, डोनेशन दिया। ये जिक्र इस एफिडेविट में है। अपने एफिडेविट में प्रशांत किशोर ने अपनी पत्नी की संपत्ति भी डिक्लेयर की है। डॉक्टर जानवी दास की संपत्ति के बारे में मैं आपको बता देता हूं। 2020-21 में 6,14,790 रुपए थे उनके पास। 2021-22 में 18,08,250 रुपए हो गए। 2022-23 में बढ़कर 34,63,060 रुपए हो गए। 2023-24 में 41,86,810 रुपए हो गए। 2024-25 में 40,23,800 रुपए हो गए। और अब पीके और उनकी पत्नी जानवी दास की संपत्ति, कमाई, देनदारी के बारे में भी आपको बता देते हैं, जो उन्होंने बांकीपुर से पर्चा दाखिल करते समय अपने हलफनामे में आज जिक्र किया है। पीके की कुल चल संपत्ति 22,19,74,976 रुपए है, जबकि उनकी पत्नी की चल संपत्ति 99,51,67,240 रुपए है। वहीं पीके की अचल संपत्ति यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी 23,70,80,256 रुपए है, जबकि उनकी पत्नी जानवी की अचल संपत्ति 1,19,270 रुपए है। वहीं अर्जित की हुई यानी अपनी कमाई से बनाई हुई संपत्ति की बात करें तो वो 59,25,00,000 रुपए है, जबकि पीके की पत्नी की अर्जित कमाई 4,22,00,000 रुपए है। यानी पुश्तैनी विरासत में मिली संपत्ति की बात करें तो पीके के पास 14,62,00,000 रुपए हैं, जबकि उनकी पत्नी के पास ये संपत्ति 8,20,00,000 रुपए है। वहीं अगर कर्जे की बात करें, लोन की बात करें तो पीके ने बैंकों से 5,77,53,765 रुपए का लोन भी लिया हुआ है, जबकि उनकी पत्नी के पास 55,38,000 रुपए का लोन है। प्रशांत किशोर ने चुनाव आयोग को शपथ पत्र C7 भी दिया है, जिसमें अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की भी जानकारी दी है। पीके के शपथ पत्र के मुताबिक उनके खिलाफ वर्तमान में 8 आपराधिक मामले चल रहे हैं। ये मामले उन पर 31 धाराओं में दर्ज किए गए। हालांकि एफिडेविट में यह भी बताया गया कि इन 8 मामलों में अब तक किसी अदालत ने आरोप तय नहीं किए हैं और न ही प्रशांत किशोर किसी भी मामले में दोषी ठहराए गए हैं। बांकीपुर विधानसभा चुनाव प्रशांत किशोर के लिए चुनावी टेस्ट है। हालांकि पीके के लिए अच्छी बात यह है कि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। आप देखिए कि पीके की पार्टी से अभी तक एक भी विधायक नहीं है, वो खुद भी कोई चुनाव नहीं लड़े हैं। ऐसे में जो भी पीके के खाते में आता है वो उनके लिए विन विन ही होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बांकीपुर विधानसभा सीट कोई मामूली सीट नहीं है। ये सीट तब खाली हुई जब इस सीट से विधायक रहे नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और राज्यसभा भेजा गया। इसीलिए बांकीपुर बीजेपी के लिए अब नाक का सवाल बन गया है।
दूसरी तरफ पीके को समर्थन नहीं देने वाले इंडिया गठबंधन के सामने भी चुनौती होगी कि सिर्फ बीजेपी को ही नहीं हराना है, बल्कि प्रशांत किशोर को भी पटकनी देनी होगी। लेकिन आज ही प्रशांत किशोर ने दिखा दिया कि वो हल्के खिलाड़ी नहीं है। प्रशांत किशोर आज जब नामांकन करने पहुंचे तो बांकीपुर की सड़कें पीले झंडों, जो कि उनकी पार्टी का रंग है, उन झंडों से पट गई। प्रशांत किशोर अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो उनके रुतबे के मुताबिक ही कार्यकर्ताओं का हुजूम दिखाई दिया। प्रशांत किशोर के साथ कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ थी, तो बाइक रैली ने भी बांकीपुर की सड़कों पर जन स्वराज पार्टी के समर्थन में समा बांधा। प्रशांत किशोर की नामांकन रैली में उनकी पत्नी डॉक्टर जानवी भी पहुंची हुई थी। अब प्रशांत किशोर के सामने इस भीड़ को वोटों में कन्वर्ट करने की बड़ी चुनौती है। हालांकि प्रशांत किशोर ने नामांकन भरने के बाद 3 लाइनों में ही साफ कर दिया कि उनके चुनावी मुद्दे क्या हैं और जनता का समर्थन क्यों उनको मिलना चाहिए। मेरा नामांकन नहीं है, बिहार में बदलते हुए राजनीतिक तस्वीर का नामांकन है। बिहार के बेहतर भविष्य का नामांकन है और बिहार में अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के कुर्सी छोड़ने का आह्वान है। इधर बीजेपी ने भी आज पूरी ताकत झोंक दी। बीजेपी के प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा ने नीतीश कुमार से आशीर्वाद लेने के बाद नामांकन यात्रा निकाली। नामांकन यात्रा में बीजेपी कार्यकर्ताओं को हुजूम देखने को मिला। पहली बार चुनाव लड़ रहे सिन्हा साहब के साथ फूल माला से लदे रविशंकर प्रसाद और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी उनके उस रथ पर सवार थे। साथ ही एनडीए की 5 पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष भी इस कारवां में उनके साथ थे। बाद में सीएम सम्राट चौधरी और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी नामांकन में शामिल हुए। भले ही आज नितिन नवीन मौजूद नहीं थे, लेकिन कार्यकर्ताओं की भीड़ ने ये तो जता दिया कि आज भी बांकीपुर में बीजेपी को हराना आसान नहीं है। विश्वास और कार्यकर्ता का साथ मिला है, अब पार्टी का विश्वास मेरे साथ है। बस किसी के बारे में कोई क्या युवा हैं, अविवाहित हैं, पहली बार चुनावी मैदान में, इसीलिए पीके के सामने उनकी टक्कर को बहुत ही क्लोजली देखा जाएगा। उधर मध्य प्रदेश की एक और सीट जहां पे उपचुनाव में दतिया की, वो भी सबकी नजरों में है, तो उस पर सबकी नजरें टिकी हैं। 30 साल तक विधायक रहे और करीब 15 साल तक मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे नरोत्तम मिश्रा को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, उनका पर्चा कटा। उनकी जगह आशुतोष तिवारी ने आज पर्चा भरा। पर्चा भरते टाइम नरोत्तम मिश्रा भी उनके साथ शामिल हुए। साथ में सीएम मोहन यादव भी मौजूद थे। नरोत्तम मिश्रा अपने को पार्टी का वफादार सिपाही बताने की कोशिश कर रहे थे और उस चक्कर में उनकी आंखें भी छलक रही थी। और तो और जब वो भाषण दे रहे थे तो आशुतोष तिवारी के लिए वोट मांगा और जिताने की बात करते करते उनकी आंखें भर गईं और गला रूंध गया। सुनिए नरोत्तम मिश्रा। आज तो भैया के लिए ये भ्रम और मुगालते में कोई नहीं रहे कि कोई कार्यकर्ता घर बैठेगा। 16 तारीख से स्वयं यहीं पे डेरा जमाएंगे सारे कार्यकर्ताओं के साथ में। मेरे दतिया के माल को एक एक दरवाजे पर अपना शीश रवाऊंगा, एक एक गांव के अंदर जाऊंगा, राष्ट्र को दिखाऊंगा। धन्यवाद। क्या होगा चुनाव में, उस पर नजर बनी रही, आपको अपडेट्स करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल बढ़ते हैं आज की अगली और एक और बहुत बड़ी स्टोरी की। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का वो समुद्री रास्ता जहां से पूरी दुनिया की सांसें यानी तेल और गैस की सप्लाई होती है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट का सबसे बड़ा ट्रांजिट पॉइंट अब पूरी तरीके से बर्निंग पॉइंट दुनिया का बन चुका है। अमेरिका और ईरान दोनों आमने सामने हैं, दोनों की जिद एक है, हॉर्मुज पर कब्जा। हालात ये है कि सीज फायर की हवा निकल चुकी है, धमकियों का दौर खत्म हो चुका है और अब तो मिसाइलें हवा में बात कर रही हैं। तो सबसे पहले शुरुआत इस सेगमेंट में एक और बहुत बड़ी खबर के साथ। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की। अमेरिका और ईरान के बीच भड़कते महायुद्ध के तनाव के बीच एक बहुत बड़ी हलचल हुई है। दावा किया जा रहा है कि रूस का बेहद खास डूम्सडे प्लेन Tu-214PU अब ईरान की राजधानी तेहरान पहुंच गया है। दुनिया भर में उड़ रहे विमानों की रियल टाइम लोकेशन दिखाने वाली वेबसाइट फ्लाइट रडार 24 ने यह दावा किया है कि Tu-214PU में ऐसे हाईटेक और एन्क्रिप्टेड सिस्टम्स लगे हैं जिनके जरिए रूसी राष्ट्रपति और टॉप कमांडर हवा में उड़ते हुए भी पूरी सेना को कमांड दे सकते हैं। ये वो विमान की फाइल तस्वीरें हैं
जिसको डूम्सडे प्लेन कहा जाता है, यानी विनाश के दिन का हवाई जहाज, जो कि पूरी दुनिया के रडार सिस्टम पर नजर रख सकता है, पता कर सकता है कि कौन कौन से विमान आसपास उड़ रहे हैं। ये इसलिए किया गया ताकि अमेरिका और इजराइल की तरफ से कोई हमले अगर तेहरान पर होते हैं, ईरान पर होते हैं, तो उसको देखा जा सके और उसको हवा में नष्ट किया जा सके। खाड़ी की सुलगती आग के बीच डूम्सडे प्लेन की सीक्रेट एंट्री ने खलबली मचा दी है, लेकिन रूस ने इसके असली मकसद पर अब तक पूरी तरीके से चुप्पी साध ली है। आखिर TU-214 PU प्लेन को डूम्सडे प्लेन यानी कि प्रलय के दिन का इस्तेमाल होने वाला विमान क्यों कहा जाता है? तो अब आप ये भी समझ लीजिए कि डूम्सडे प्लेन का मतलब क्या है। TU-214 PU को रूस का एयरबॉर्न कमांड पोस्ट कहा जाता है। ये महायुद्ध या फिर परमाणु जंग जैसे हालात में इस्तेमाल के लिए ही तैयार किया गया है। इस विमान में ऐसी सुरक्षित और इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम लगी है जिसके जरिए रूसी राष्ट्रपति और टॉप मिलिट्री कमांडर्स हवा में रहते हुए भी सेना को निर्देश दे सकते हैं। इस विमान की टॉप स्पीड करीब 60 से 850 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये बिना रुके लगभग 6500 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। अब बात बर्निंग पॉइंट की कर लेता हूं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर कब्जे को लेकर अमेरिका और ईरान बिल्कुल आमने सामने आ चुके हैं। दोनों ही देशों ने इस बेहद अहम समुद्री रास्ते पर अपना अपना दावा ठोक दिया है। अमेरिका का कहना है कि ये एक इंटरनेशनल रूट है और यहां से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा उसकी सेना ही करेगी। वहीं ईरान ने खुली चेतावनी देते हुए साफ कर दिया कि हॉर्मूज पर सिर्फ और सिर्फ ईरान का ही कंट्रोल है और वही रहेगा। यहां कोई भी विदेशी सैन्य दखल को वो बर्दाश्त नहीं करेगा। दुनिया के तेल और गैस का सबसे बड़ा ट्रांजिट पॉइंट अब बर्निंग पॉइंट बन चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर वर्चस्व की इस जंग ने अब एक खूनी रूप ले लिया है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो हॉर्मूज को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा, लेकिन अमेरिका को ये कतई मंजूर नहीं है। अमेरिका ने ईरान को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए आज सुबह जो किया, उसने पूरे पश्चिम एशिया को हिला कर रख दिया है। अमेरिका ने ईरान के भीतर घुसकर अब तक का सबसे बड़ा एयर स्ट्राइक किया है। इस बार सिर्फ एक या दो शहर नहीं, बल्कि ईरान के पूरे दक्षिण और पश्चिमी हिस्से को टारगेट किया गया। ईरानी मीडिया खुद इस बात की गवाही दे रहा है कि अमेरिका ने इस बार तबाही का दायरा बहुत बढ़ा दिया है। मिसाइलों और बमों की बारिश से ईरान के कई शहर दहल उठे हैं। दावा है कि अमेरिका ने ईरान के किश्म, सिरीक, बंदर अब्बास, जास्क, बुशहर, खोंदाब, बंदर महशहर, बेहबहान, अंदिमेश्क, देजफुल, अहवाज, आबादान और खुर्रम शहर को निशाना बनाया। हालांकि वॉशिंगटन और तेहरान दोनों ने आधिकारिक तौर पर नुकसान का पूरा आंकड़ा दुनिया से छिपा रखा है, लेकिन आसमान से गिरता बारूद बता रहा है कि अमेरिका अब आर पार के मूड में है। अब आपको समझना चाहिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज यानी होर्मुज जलडमरू मध्य है क्या। ईरान और ओमान के बीच मौजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज दुनिया का सबसे खतरनाक वॉर जोन बना हुआ है पिछले 3 महीनों से। आखिर बवाल क्यों है, अब आप इसको समझिए। दरअसल होता क्या है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का ये मैं नक्शे पे आपको दिखाता हूँ, दुनिया के नक्शे पे है क्या चीज़। बर्निंग पॉइंट क्यों हम इसको कह रहे हैं कि यहाँ पर लगातार युद्ध चल रहा है इस जगह पर कब्जे को लेकर। ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, ये वो पॉइंट है जहाँ पर सबसे अधिक दुनिया का तेल है, गैस है, और जहाँ पर सब कुछ ईरान का मैक्सिमम ऑर्डर लगता है। इस इलाके पर तेल है ईरान के पास, और वो इराक, वो भी ईरान का दोस्त देश है। यहाँ पे कतर, यूएई, ये जो तमाम देश हैं, ये अमेरिका के मित्र देश है। ऐसे में ये जो जगह है, जो सबसे सक्रिय जगह है, स्टेट जिसको जलडमरू मध्य बोलते हैं, इस पर ईरान ने अपना कब्जा दिखाने की कोशिश की है। अमेरिका ये नहीं चाहता। अमेरिका चाहता है रास्ता खुला रहे, उसके मित्र देश यहाँ से व्यापार कर सके, मतलब अमेरिका व्यापार कर सके और ईरान का यहाँ कब्जा ना रहे। इसी को लेकर पूरी लड़ाई चल रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ईरान और ओमान के बीच स्थित है। इसका उत्तरी किनारा ईरान के पास है, जबकि दक्षिणी किनारा ओमान के पास है। सबसे सक्रिय जगह पर इसकी चौड़ाई 39 किलोमीटर, ये जो चौड़ाई है 39 किलोमीटर के आसपास की है। शुरुआत में दोनों देशों का समुद्री क्षेत्र सिर्फ 3 नॉटिकल माइल तक माना जाता था, लेकिन बाद में समुद्री कानूनों में बदलाव के बाद ईरान और ओमान ने अपने अपने समुद्री क्षेत्र की सीमा बढ़ाकर 12-12 नॉटिकल माइल कर दी, यानी ओमान और ईरान अलग अलग।
और अब करीब करीब 22 किलोमीटर तक ये इलाका आप इसको कह सकते हैं। यानी ये पूरा सकरा हिस्सा इन्हीं दोनों देशों के अधिकार क्षेत्र में आता है, जहां से जहाजों के गुजरने के लिए एक बेहद नैरो ट्रांजिट लेन बना है, बेहद नैरो, बहुत ही पतला सा। लेकिन 28 फरवरी को शुरू हुए युद्ध के बाद खेल पूरी तरीके से बदला। ईरान ने 4 मई को इस होरून पर एक नया नक्शा जारी कर दिया, जिसमें होर्मुज के पूरे सकरे हिस्से पर अपना कंट्रोल दिखा दिया यहां पर, और जिसके बाद अमेरिका ने इसे इंटरनेशनल रूट बताते हुए अपने फाइटर जेट्स तैनात कर दिया इस इलाके में। और इसी जगह पर कब्जे को लेकर अब लड़ाई तेज हो गई है। सवाल यह कि आखिर ईरान इतनी बड़ी जरूरत क्यों कर रहा है, क्यों वो अमेरिका और उसके सहयोगियों से एक साथ टकराना चाहता है? इसके पीछे छिपी है खाड़ी की सबसे बड़ी कूटनीति और अर्थनीति। वो क्या है? ईरान चाहता है कि होर्मुज से गुजरने वाला हर जहाज उसके बनाए ट्रांजिट अथॉरिटी में रजिस्ट्रेशन कराए। मतलब भविष्य में ईरान यहां से गुजरने वाले जहाजों से टैक्स या शुल्क वसूलेगा, कमाई करेगा। ओमान ने अपने तट के पास एक नया समुद्री मार्ग शुरू कर दिया है, जिससे जहाज ईरान के रूट से बचकर निकल सकते हैं। ईरान इससे बौखला गया है, क्योंकि इससे होर्मुज पर उसकी पकड़ और कमाई दोनों खत्म हो जाएगी। ईरान को डर है अमेरिका होर्मुज का पूरा कंट्रोल लेकर ईरान की सैन्य और आर्थिक ताकत को कमजोर कर देगा, कुचल देगा। यही वजह है कि वो प्रेशर टैक्टिक्स अपना रहा है। होर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक का सबसे बड़ा और भड़काने वाला ऐलान कर दिया है। थोड़ी देर पहले अमेरिकी न्यूज चैनल फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने साफ कह दिया कि अमेरिका अब होर्मुज स्ट्रेट का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में लेगा। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका इस अहम समुद्री रास्ते का गार्डियन ऑफ द स्ट्रेट बनेगा। लेकिन इसमें ट्रंप ने एक बहुत बड़ी शर्त रख दी। ट्रंप ने दो टूक कहा कि अमेरिका में यह सुरक्षा मुफ्त में नहीं देगा, इसके बदले उसे भारी भरकम भुगतान चाहिए होगा। तो ईरान भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर कब्जा कर टैक्स कमाना चाहता है। अमेरिका भी यही चाहता है कि कब्जा कर ले और टैक्स कमाए नहीं। 28 फरवरी के पहले जो अंतर्राष्ट्रीय रास्ता बिल्कुल साफ था, जिसपे कोई टैक्स नहीं लगता था, सबका घर व्यापार चल रहा था सब देशों का, उस पर अब कब्जे की लड़ाई अमेरिका और ईरान के बीच है। आप समझ सकते हैं इस युद्ध की जड़ में क्या है। ईरान से इस वक्त एक और बेहद हैरान करने वाली खबर आई है। ईरानी सरकार समर्थक अखबार हम शहरी ने 13 ग्लोबल लीडर्स की एक रिवेंज लिस्ट जारी कर दी है। सुप्रीम लीडर है अली खामेनेई की मौत के बाद आई इस हिट लिस्ट में डोनाल्ड ट्रंप, बेंजामिन नेतन्याहू, इमैनुअल मैक्रोन और जॉर्जिया मेलोनी जैसे बड़े नाम शामिल हैं। पोस्टर में ट्रंप और नेतन्याहू की तस्वीरों पर स्नाइपर का निशान दिखाया गया है। और कार्यक्रम के आखिर में आ गया हूं रोज की तरह मेरा फेवरेट सेगमेंट, यानी आपकी बात, पब्लिक व्यू। पीके की स्टोरी पर भूपेश मिश्रा का पोस्ट है। बांकीपुर में प्रशांत किशोर जीते तो जनता को एक ऐसा विधायक मिलेगा जिसकी आवाज पूरे देश में सुनी जाती है। ये जीत राजनीति में कुछ नया करने की सोचने वालों के लिए आदर्श होगी। अगला पब्लिक व्यू राम मंदिर के मुद्दे पर है कृष्णकांत शुक्ला जी का। स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज की नैतिक जिम्मेदारी थी कोष चोरी प्रकरण आते ही तुरंत कोषाध्यक्ष पद से तुरंत उनको इस्तीफा देना चाहिए था। तो आज मेरे साथ इतना ही। अब आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुभ